हाय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर के आए हैं। क्लास 10 के लिए हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप लोग अपने कॉपी कलम को निकाल लीजिए और बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट हो जाइए और कमरे का एक कोना पकड़ लीजिए और कमरे का एक कोना पकड़ने के बाद आप लोग अपना नोट्स बनाना शुरू कीजिए। काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ में इस काम को करना है ताकि आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी हो और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आखिर में आप लोगों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपने प्रॉब्लम को रख सकते हैं। तो मैं मोहम्मद इब्राहिम और आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। ओके, रेडी, स्टार्ट फॉर क्लास 10th। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे एसिड के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे। एसिड और बेस को हम लोग साथ साथ पढ़ने का काम करते हैं और लास्ट में जब एसिड और बेस फिनिश हो जाएगा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, तब हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, इसको भस्म कहते हैं और सॉल्ट को लवण कहते हैं। हमारे साथ जो हिंदी भाषी हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो और इंग्लिश भाषी को भी किसी तरह कोई परेशानी ना हो, चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई का भी स्टूडेंट हो, आपके साथ किसी तरह कोई परेशानी ना होगा। आप लोग आराम से दोनों भाषा में पढ़ सकते हैं। रेडी, हम लोग सबसे पहले एसिड और बेस को ये दो पार्ट में हम लोग बांट लेने का काम करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एसिड अम्ल, इसको हिंदी में भस्म कहते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि एसिड का जो टेस्ट होता है, एसिड का जो स्वाद होता है, ये सावर होते हैं, हिंदी में इसको खट्टा कहते हैं। जबकि बेस का जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, बेस का जो टेस्ट होता है बच्चे लोग, ये बीटर होता है। इसका स्वाद बीटर होता है। हिंदी में इसको कड़वा बोलते हैं, हिंदी में इसको कड़वा बोला जाता है। ठीक है, माइक तो लगाया ही नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे, एसिड के बारे में और बेस के बारे में। तो सबसे पहले जब टेस्ट हम लोग इसका देखते हैं तो टेस्ट इसका सावर होता है और बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है। एसिड वाले में जो मेन पॉइंट है, इन सारी बातों को जान लेना है। उसी तरह से बेस के बारे में जो मेन पॉइंट है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एसिड, कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो वीक एसिड होता है। ठीक है, एसिड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेने का काम करते हैं तो ये H+ आयन देने का काम करता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानें कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा है जो खास करके आप लोगों को पढ़ना है और वीक एसिड कौन कौन सा है। यहाँ पर क्लास 10th में जो आप लोगों को पढ़ना है वो क्लास 10th में मिनरल एसिड्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है और कार्बनिक एसिड दैट इज़ ऑर्गेनिक एसिड के बारे में आप लोगों को यहाँ पर नॉलेज कम लेना है।
आगे हायर क्लासेस में हम लोग ऑर्गेनिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम लोग मिनरल एसिड के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में H2SO4, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से HNO3, एट्सेट्रा, नाइट्रिक एसिड, ये सब के सब जितने सारे हैं सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये टोटल के टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं परबल, परबल अम्ल। ये सब के सब परबल अम्ल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, फिर इसी तरह से कुछ हम लोग ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे होते हैं। H2CO3, H2CO3, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, CH3COOH, एसिडिक एसिड। ये सब जितने सारे होते हैं सब के सब वीक एसिड होते हैं। H3PO4, H3PO4, ये सब के सब वीक एसिड होते हैं। एक बात तो ये जानना ज़रूरी है कि जो भी ये सब एसिड आ रहे हैं वाटर में डिज़ोल्व करने का काम करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जब बनाने का काम करते हैं, तो आयन जो देने का काम करता है H+ आयन देते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर वीक एसिड हो। तो ये वाला भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड भी H2O के साथ में, H2O के साथ में H+ आयन देने का काम करते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, जितने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, परबल एसिड होते हैं, हम लोग कैसे समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये? तो H+ आयन मैक्सिमम देगा, अधिक से अधिक H+ आयन को देने का काम करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जब वीक एसिड की बात करेंगे, वीक एसिड की बात करेंगे, वीक वाले को बोलते हैं दुर्बल, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। ये H+ आयन देंगे लेकिन ये मिनिमम देने का काम करेगा। दैट मीन्स मिनिमम आयन अगर दे रहा है तो ये वीक एसिड है H2O में, और अगर H2O में वाटर के साथ में मैक्सिमम से मैक्सिमम H+ आयन देने का काम कर रहा है, तो ऐसे वाले को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है बच्चे, ओके बाय। अभी हम लोगों ने बात ये किया, H2SO4, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। H2O के साथ में जब डिजॉल्व करोगे तो H+ आयन देने का काम करेगा, और HSO4-, इस तरह से ये टूट जाते हैं, यहाँ पर H2 है, आप यहाँ पर H+ और HSO4, इस तरह से आप इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसको जो लिखते हैं 2H+ SO4, इस तरह से लिखने का काम करते हैं। फिर अभी हम लोग बात कर रहे थे HCl को H2O में डिज़ोल्व करने का काम करेंगे। HCl को जब H2O में डिज़ोल्व करते हैं तो H+ आयन देता है और Cl- आयन देते हैं, H+ आयन और Cl- आयन देंगे। ठीक है, HNO3, इसको H2O में डिज़ोल्व करने का काम करोगे तो ये देगा H+ आयन, NO3- आयन देंगे। हाँ ना बोलो, बात समझ में आई? ओके, तोते नहीं उड़े, कोई चमका नहीं ना, राइट। HNO3 को H2O के साथ में डिज़ोल्व करेंगे, H++ NO3 ये देने का काम करेगा। H+ आयन को फिर जब H2O के साथ में ले जाने का काम करते हैं, फिर H2O के साथ में इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हाइड्रोनियम आयन देने का काम करता है, H3O+, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम
इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो याद रखो, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो ये देने का काम करता है, H+ आयन देते हैं। चाहे आप मिनरल एसिड ले रहे हो या फिर आप ऑर्गेनिक एसिड ले रहे हो, सब में जो देने का काम करेगा वो टोटल का टोटल जो देने का काम करेगा वो H+ आयन देंगे। H+ आयन को फिर वाटर के साथ में डिजॉल्व करने का काम करेंगे तो H3O+ इस तरह से हाइड्रोनियम आयन भी ये देने का काम करते हैं। राइट, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ओके, ला ला ला, आ जाओ बेस के तरफ में बात करो। एक तो हम लोग ये बात किया कि बीटर होता है और जितने सारे बेस होते हैं, बेस को हम लोग वाटर के साथ में H2O के साथ में डिज़ोल्व जब करने का काम करते हैं तो ये OH- आयन देते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। उधर वाले में H+ आयन देता है एसिड वाले में, और इसके वाले में जो देने का काम कर रहे होते हैं OH- आयन देने का काम करता है। इसके वाले में भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके वाले में भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं। आ जाओ, NaOH, KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। दिस इज कॉल्ड प्रबल क्षार, दिस इज कॉल्ड प्रबल क्षार। हो प्रबल क्षार। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस इसको कहते हैं? ये मैक्सिमम से मैक्सिमम OH आयन देने का काम करते हैं। मोर OH आयन विद वाटर, वाटर के साथ में मोर OH- आयन देते हैं, विद वाटर के साथ में, जल के साथ में ये देने का काम करते हैं। कुछ वीक बेस की हम लोग बात करें, वीक बेस CaOH2, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ओके, ये वीक बेस इसलिए होते हैं कि ये लेस OH- आयन देने का काम करते हैं। लेस OH- आयन विद वाटर, वाटर के साथ में कम OH आयन देने का काम करते हैं। ठीक है बच्चे लोग? राइट, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। रेडी, 1 2 3। आगे बढ़ें। जब हम लोग एसिड का जब टेस्ट कर रहे होते हैं, कैसे हम लोग ये पता करेंगे एसिड है या फिर बेस है? इसके कुछ टेस्ट होते हैं और टेस्ट से हम लोग पता करते हैं। लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के साथ में ब्लू वाला जो एसिड के साथ में ब्लू कलर को ये चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देने का काम करता है। इसके साथ में एसिड को
ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में चेंज कर देने का काम करता है। ठीक है, पहला टेस्ट। इधर वाले के हम लोग अगर लिटमस पेपर के साथ में टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये रेड वाले को चेंज कर देता है बेस वाला चेंज कर देता है ब्लू में चेंज कर देता है। यहीं पर एक बात और भी याद रखना, बेस बीटर ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर बीटर, बी फॉर ब्लू। याद रहेगा, बी फॉर बेस, बी फॉर बीटर, स्वाद में कड़वा, एंड इसके जो कलर देते हैं लिटमस पेपर के साथ में ब्लू कलर देने का काम करता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। उसी तरह से टर्मेरिक के साथ में जब एसिड को लेकर के जाते हैं तो टर्मरिक के साथ में जब एसिड को ले जाने का काम करते हैं, टर्मरिक बोले तो हल्दी के साथ में किसी प्रकार का कोई चेंजेस देने का काम नहीं करता है। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ सेकंड पॉइंट। टर्मेरिक के साथ में एसिड को ले जाने का काम करोगे बच्चे लोग, नो कलर चेंज, किसी तरह का कोई भी कलर चेंज करने का काम नहीं करता है, राइट। लेकिन अगर इसको बेस के साथ में ले जाने का काम करोगे, बेस के साथ में अगर डालोगे तो ये रेड कलर देने का काम करता है। बेस के साथ डालेंगे तो इसका कलर जो है रेड कर देगा, हल्दी के साथ में, टर्मरिक के साथ में। ओके, इसी तरह से और भी है, दैट इज़ कॉल्ड फिनैप्थेलीन के साथ में जब एसिड को जब डालते हैं तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं दिखलाने का काम करता है। पॉइंट नंबर थर्ड, फिनैप्थेलीन के साथ में जब एसिड को डालोगे तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं दिखलाएगा, नो चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज दिखलाने का काम नहीं करता है। बट अगर बेस के साथ डालोगे तो पिंक कलर हो जाएगा। बट अगर आगे इसी को बेस के साथ अगर डालोगे तो ये पिंक कलर हो जाते हैं फिनैप्थेलीन के साथ में। चौथा जो टेस्ट किया जाता है, किस प्रकार से हम लोग टेस्ट करने का काम करेंगे, एक टेस्ट का और भी ये तरीका होता है, दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के साथ में जब एसिड को डालने का काम करोगे, राइट, तो एसिड वाले जो कलर देते हैं रेड कलर देते हैं और बेस वाला येलो देते हैं। बेस वाला जो देने का काम करेगा इसका कलर येलो हो जाता है। ठीक, याद रखना, लिटमस पेपर के साथ में एसिड ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है रेड में। टर्मरिक के साथ में एसिड का कोई चेंजेज नहीं, लेकिन बेस के साथ में रेड कलर। फिनैप्थेलीन के साथ में एसिड के साथ में किसी प्रकार का कोई चेंजेस दिखलाने का काम नहीं करता, नो चेंज, बट बेस के साथ में पिंक कलर देने का काम करता है, राइट। आ जाओ, मिथाइल ऑरेंज के साथ में जब एसिड को डालोगे तब ये रेड कलर देते हैं, लेकिन बेस के साथ डालने पर ये येलो कलर देने का काम करते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग दोनों का टेस्ट, बेस का भी और एसिड का दोनों हम लोग टेस्ट देख चुके हैं, राइट। एक बात और भी पूछा जाता है वाटर के बारे में जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, वाटर को H2O को जब इसका इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसका, तब ये टूट जाते हैं H+ आयन में और OH- आयन में टूट जाते हैं। तो क्या H+ आयन देने वाला बेटा एसिड होता है और OH- देने वाले जो होते हैं वो बेस होते हैं। तो क्या वाटर एसिड है कि बेस है, क्वेश्चन पूछता है। जहाँ पर H+ आयन और OH- दोनों के दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों के दोनों बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तब ये ऐसे सिचुएशन में ये न्यूट्रल हो जाता है,
तब ये न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसा बढ़ जाए कि H+ आयन OH- आयन से ज़्यादा बढ़ने लगे तो H+ आयन एसिड देता है। डैट मीन्स ऐसे वाटर एसिडिक नेचर के होंगे। जैसे मान लीजिए कि वाटर के साथ में थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दें, तो ये ऐसे वाटर जो रहेंगे, वाटर का नेचर हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। वाटर एसिड और बेस नहीं होते हैं, बल्कि उसके नेचर उस तरह से जो आयन बढ़ेगा वो उसी आयन का फॉलो करने लगता है। H+ आयन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर के तरफ जाएंगे। अगर मान लिए कि उसके साथ में थोड़ा सा कली चूना को डाल दिए हो तो OH- आयन इसमें बढ़ेंगे। तब ऐसे सिचुएशन में वाटर जो अपना नेचर जो शो करेगा वो बेसिक नेचर को शो करने का काम करेगा। याद रखेंगे, ठीक है बच्चे लोग? ओके, लेट अस गो फॉरवर्ड, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो मिथाइल ऑरेंज के साथ में ये लगभग बुक में लिखा हुआ याद करने का तरीका दिया हुआ है। मिथाइल ऑरेंज के साथ में कौन सा क्या कलर देगा, कौन सा कलर देगा? माई ऑरेंज इज रेड, माई ऑरेंज इज रेड, बट बनाना इज येलो, बट बनाना इज येलो। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। एप्पल बोले तो सॉरी, यहाँ पर एप्पल लिख दो, A for acid, माई एप्पल इज रेड, माई एप्पल इज रेड, माई एप्पल, यहाँ से याद रखना MO, मिथाइल ऑरेंज। एप्पल इज रेड, रेड कलर देगा मिथाइल ऑरेंज के साथ, बट बनाना बी फॉर बेस, बेस जो देने का काम करेगा वो येलो कलर देने का काम करते हैं। ठीक है बच्चे लोग? कुछ इसके में हम लोग जो आगे जानकारी लेते हैं वो कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, और इस इंडिकेटर्स के बारे में किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि एसिड है या बेस है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडिकेटर्स, चलो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। हो चलो, पढ़ने मज़ा आ रहा है। इंडिकेटर्स, indicators are those chemicals, indicators के बारे में कहते हैं वैसे chemicals होते हैं which help to detect nature of other chemicals, which help to detect nature of other chemicals, दूसरे केमिकल्स का क्या नेचर है उसकी पहचान करने का काम करता है। इंडिकेटर्स, सूचक, हिंदी में इसको कहते हैं सूचक। सूचक वह है जो दूसरे केमिकल्स को, वैसा रासायनिक पदार्थ है जो दूसरे रासायनिक पदार्थ को इंडिकेट करने का काम, उसकी पहचान करने का काम करता है। जैसे लिटमस पेपर है, टर्मेरिक है, फिनाफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। एग्जाम्पल के तौर पर लिटमस पेपर, टर्मेरिक,
मिथाइल ऑरेंज, हो मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थेलीन, फिनाप्थेलीन, ये सारे के सारे एक इंडिकेट करने का काम कर रहा है, दैट इज इंडिकेटर्स का काम कर रहा है ये, राइट। रेड लिटमस पेपर को बेस क्या करता है, ब्लू में चेंज कर देने का काम करता है। रेड लिटमस एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे रेड लिटमस को एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर इसमें बेस डालने पर इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो आगे फिर हम लोग बात कर रहे होते हैं वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इसको खास करके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बनाया ही गया है इस तरह से, ताकि एसिड को, बेस को और जो न्यूट्रल है इसको इंडिकेट कर सके, इसकी पहचान कर सके, राइट। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, नीचे बात करेंगे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में एक स्केल बनाया गया है एंड दैट स्केल इज कॉल्ड पीएच स्केल। इसको बोलते हैं पीएच स्केल, पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल जो लिया गया है दैट इज, इसका मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है स्ट्रेंथ, कितना H+ आयन देने का काम कर रहा है। P फॉर पोटेंज, दैट इज स्ट्रेंथ, बता रहा होता है H+ आयन के स्ट्रेंथ के बारे में बताने का काम कर रहा होता है। अगर H+ आयन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मैक्सिमम देने का काम कर रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर H+ आयन कम देने का काम कर रहा है, कम इंडिकेट करने का काम कर रहा है, तब कहेंगे कि ये वीक एसिड है। लेकिन अगर H+ आयन ना दे करके OH के तरफ में बताना शुरू करे, OH- आयन को इंडिकेट करना शुरू करे, तब कहेंगे कि ये बेस है, ठीक है, नोट करें। चलो पढ़ने में मजा आ रहा है बच्चे लोग। हाँ, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स खास करके इसको बनाया ही गया है इस तरह से, अलग अलग डिफरेंट कलर को दे करके बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से स्टार्ट करते हैं इसको। 14 उतना बड़ा ना लें, 14 सबको लगभग इक्वल रखिए, ठीक है। इसमें याद रखने का जो तरीका होता है, इधर से याद रखोगे विबजियोर, इस तरह से याद रखना है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस तरह से ये सजा हुआ रहता है। 7 नंबर पर जो होते हैं इंडिकेट जो कर रहा होता है दैट इज़ न्यूट्रल। 7 नंबर पर इधर जितना सारा टोटल के टोटल जो आ रहा होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और ख़ास करके इस तरफ में जो कलर ज़्यादा दिखलाने का काम करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। धीरे धीरे इसके तरफ में बढ़ेंगे। इस तरफ में आने पर अगर इस तरफ में बढ़ रहा है तो ये वीक एसिड होते हैं। इस सिचुएशन में आने पर वीक एसिड होते हैं, लेकिन 7 से पहले 7 पर आकर के न्यूट्रल हो जाते हैं,
न्यूट्रल होते हैं। जैसे पूछा जाए आपसे कि वाटर क्या है, एसिड है या बेस है? वाटर ना तो एसिड है ना तो बेस है, ये न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक नेचर को शो करता है और ना तो बेसिक नेचर को शो करने का काम करता है। ठीक है। उसी तरह से जब इसके तरफ में 7 से जब आगे हम लोग बढ़ रहे होते हैं तो इस तरफ में, इस सिचुएशन में इधर जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अगर कलर आकर के इधर से मैच कर रहा है तो मानेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन अगर इस तरफ में आ रहे हैं तो ये वीक बेस होते हैं। इधर वाले में स्ट्रॉन्ग बेस, इधर वाले में वीक बेस होते हैं। चलो, शायद कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। ये हम लोग समझने की कोशिश किए यहाँ पर कि एसिड कौन है, एसिड कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, कौन सा आयन देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जाने, वीक एसिड के बारे में जानने की कोशिश की हम लोग। उसके बाद जो है कहाँ कहाँ पर किस तरह से जो है सो इंडिकेटर्स होते हैं और कौन सा इंडिकेटर एसिड अगर डालेंगे तो किस तरह का कलर चेंज करेगा। कलर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद करेंगे, बढ़िया ढंग से नोट्स बनाएंगे। उसी तरह से बेस के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बेस लिटमस पेपर के साथ में कैसा कलर देगा, इसका टेस्ट कैसा होता है, याद रखोगे। कौन सा आयन देगा, OH- आयन अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम देने का काम कर रहा है वाटर के साथ में, दैट इज़ क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। उसी तरह से अगर OH- आयन वाटर के साथ में एक्वस सॉल्यूशन में कम देने का काम कर रहा है तब क्या होगा, ये वीक बेस होंगे। फिर उसके बाद में कुछ सूचक के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, दोनों को हम लोग साथ साथ मिला करके हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी, ये पहले से स्केल बना हुआ रहता है, दैट इज़ कॉल्ड pH स्केल कहते हैं। P फॉर पोटेंज होता है, पोटेंज मतलब स्ट्रेंथ बतला रहा होता है, H+ आयन OH- आयन के स्ट्रेंथ के बारे में बतला रहा होता है। तो अभी हम लोग फिनिश किए एसिड के बारे में और बेस के बारे में। आगे हम लोग अभी देखते हैं सॉल्ट के बारे में। ठीक है, ओके, रेडी। चलिए, तो हम लोगों ने फिनिश किया एसिड और बेस के बारे में। आगे हम लोग टॉपिक लेते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, ओके। जब एसिड को बेस के साथ में मिलाओगे, जब एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तब ये फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है, प्लस वाटर देने का काम करते हैं। याद रखेंगे, अक्सर यही होता है, एसिड को बेस के साथ में जब आप कंबाइन करने का काम करोगे तो ये सॉल्ट देते हैं और वाटर देने का काम करते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात की जानकारी ये होनी चाहिए कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। तो इसमें याद रखेंगे, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग लिया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया जाए, एक तो बात यहाँ पर हम लोगों ने किया कि एसिड का अम्ल को क्षार के साथ में मिलाते हैं तो भस्म प्राप्त होता है और वाटर जल प्राप्त होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को आप विक बेस के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट आएगा वो एसिडिक सॉल्ट आएंगे, प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय भस्म,
अम्ल, इसको बोलते हैं भस्म, सॉरी, और इसको बोलते हैं क्षार। तो जो क्षार मिलेगा वो अम्लीय क्षार की प्राप्ति होगी। दूसरी बात कि अगर एसिड विक रहे, एसिड कैसा रहे, एसिड ही विक रहे, विक एसिड, और सॉल्ट जो रहे, सॉरी बेस जो रहे वो स्ट्रॉन्ग बेस रहे, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी छाप पड़ती है। ये हो जाएगा सॉल्ट जो बनकर के आएंगे वो बेसिक सॉल्ट बनेंगे। बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा प्लस वाटर बनेंगे। ओके, अगर दोनों के दोनों स्ट्रांग हो जाए, क्या बात कर रहे हैं, अगर दोनों के दोनों स्ट्रांग हो जाए, ये भी स्ट्रांग रहे, स्ट्रांग एसिड रहे, प्लस स्ट्रांग बेस में रहे, तब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि न्यूट्रल सॉल्ट की प्राप्ति होती है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, अम्ल, भस एवं क्षार। तो उदासीन क्षार की प्राप्ति होती है। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लिया जाए और वीक बेस को लेने का हम लोग काम करें। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर ले लें, जैसे HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वीक बेस के साथ में MgOH2 के साथ में अगर इसको रिएक्ट करवा दिया जाए, ठीक है, तो यहां पर से जो ये प्राप्ति करेंगे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे H2O। ठीक है, उसी तरह से अगर आगे जो दिया हुआ आपका वीक एसिड दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में जो मिल रहे होते हैं, जैसे मान लिया कि हम लोगों ने ले लिया वीक को एसिड में H2CO3, चलो ले लें हम लोग यहाँ पर H2CO3, ये वीक वाले में है, और स्ट्रॉन्ग बेस की हम लोग बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस में अगर ले लिया जाए NaOH, सॉरी सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तब ये जो फॉर्मेशन कर जाते हैं Na2CO3, सोडियम का कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है और प्लस ये वाटर बना रहे होते हैं, Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 जो होता है ये बेसिक को सॉल्ट होते हैं। आगे हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया गया, और स्ट्रॉन्ग बेस में, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लिया गया, तब इस सिचुएशन में जो बन करके आएंगे, NaCl प्लस H2O। NaCl को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। इस सॉल्ट का इस्तेमाल टेबल सॉल्ट इसलिए कहते हैं कि NaCl का इस्तेमाल खाने पीने में किया जाता है, अपने जो भी नमकीन खाना है उसमें NaCl का यूज करते हैं, इसलिए इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं NaCl। ये उदासीन होते हैं, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, याद रखेंगे। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका असर उस सॉल्ट पर पड़ता है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी उसका क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होंगे।
अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस का इसका असर आएगा, बेसिक सॉल्ट बनेंगे। वाटर तो सब में फॉर्मेशन करेगा ही, एसिड को बेस के साथ मिलाओगे तो सॉल्ट बनेंगे, वाटर तो सब में बनेगा ही। स्ट्रॉन्ग एसिड रहे, स्ट्रॉन्ग बेस रहे, तब ऐसी सिचुएशन में निट्रोस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर बनाते हैं। बड़ा ही बढ़िया एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर। HCl को NaOH के साथ में जब रिएक्ट करवाते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ओके डियर स्टूडेंट, टेक द स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। चलिए, पढ़ने में मजा आ रहा है। नोट्स आप लोग बनाते रहें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें, लास्ट में आप लोग नोट्स बना लेंगे। सॉल्ट में खास करके आप लोगों को जो पढ़ने के लिए दिया गया है क्लास 10th में, वो NaCl के बारे में है। दिस इज सोडियम क्लोराइड। दिस इज सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है ये। दिस इज कॉल्ड टेबल सॉल्ट, इसको टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको टेबल सॉल्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं NaCl सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में लेकर के जब इसका विद्युत विक्षेपण करते हैं, विद्युत विक्षेपण करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तब देखें किस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइज हो जाते हैं और कौन कौन से आयन में ये टूट जाने का काम करता है। चलिए, एक पॉट लिया गया और इसमें 2 इलेक्ट्रोड को लेने का काम करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड को लेते हैं, एक कैथोड को और दूसरा एनोड को लेने का काम करते हैं। कैथोड और एनोड 2 पार्ट को लेने का काम करते हैं। दिस वन एक पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है। आपके बैटरी में भी यही लगा रहता है, एक तरफ में पॉजिटिव होते हैं और दूसरी तरफ में जो होता है वो नेगेटिव होता है। दैट इज एनोड और कैथोड की बात हम लोग कर रहे हैं, तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड। इस सॉल्यूशन में NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं। NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं। NaCl का सॉल्यूशन लेने के बाद में जब ये सॉल्यूशन लिया जाता है, दिस सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है, दिस इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन घोल के नाम से भी जाने जाते हैं, ब्राइन घोल के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, NaCl इसमें एक मेटल है, दूसरा वाला नॉन मेटल है। ये जो टूट रहे होते हैं Na+ में एंड Cl- में। पॉजिटिव वाला जो जाएगा नेगेटिव वाले के तरफ में और नेगेटिव वाले जो जाते हैं वो पॉजिटिव वाले के तरफ में जाते हैं, ठीक है। तो Cl जो मूव करेगा वो पॉजिटिव वाले के तरफ में Cl मूव करते हैं और ये फॉर्मेशन कर लेता है Cl2 मॉलिक्यूल्स का ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक्वस पार्ट में जब इसको डालते हैं तो उसी तरह से सोडियम जो जा रहा होता है वो कैथोड की तरफ में जा रहे होते हैं और ये फॉर्मेशन जो कर रहे होते हैं ये नेगेटिव की तरफ में, Na+
ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, और जो एक्वस पार्ट होता है उस पार्ट में, दैट मीन्स वाटर के साथ में ये मिल रहे होते हैं। ठीक है, जो वाटर के साथ में सोडियम को जब मिला दोगे तब ये फॉर्मेशन कर जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो दे रहे होते हैं H2 गैस दे रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद में इसको याद रखना है कि पॉजिटिव वाला जो जाएगा नेगेटिव वाले के तरफ में, नेगेटिव वाले जो जाएंगे वो पॉजिटिव वाले के तरफ में जाएंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के तरफ, पॉजिटिव वाला जो जाएगा वो नेगेटिव वाले के तरफ में जाएंगे। आइए इसमें एक एक पार्ट को हम लोग अच्छे ढंग से थोड़ा सा पढ़ने का काम करें, क्योंकि जो टॉपिक दिया उस टॉपिक को हम ले करके चलते हुए रहें और नट शेल में इसको निकालने की हम लोग कोशिश करें। तो यहाँ पर एक मिल गया H2 मिल गया, H2 के बारे में इसका क्या क्या यूजेज हो सकता है, उसी तरह से आपको यहाँ पर मिल गया NaOH मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या इसका यूजेज हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर जो मिल गया आपको Cl2 मिल गया है, Cl2 के बारे में हम लोग इसका यूजेज क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग जान लें। ओके, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें इसका, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ला ला ला। चलिए देखें हम लोग यूजेज ऑफ H2। हाइड्रोजन का यूज, हाइड्रोजन गैसेस के जो यूज किया जाता है एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसका H2 गैसेस का यूज किया जाता है। अमोनिया बनाने के यूज में किया जाता है, दैट मीन्स अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर्स के लिए। नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन कर करके अमोनिया गैसेस का फॉर्मेशन किया जाता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। और इसके अलावा जो है सो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, मार्गेरीन में यूज कर रहे होते हैं, मार्गेरीन बनाने में यूज कर रहे होते हैं। दूसरा पार्ट है यूजेज ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या यूज होगा इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज कर रहे होते हैं एज ए डिग्रीजिंग मेटल्स में यूज कर रहे होते हैं, डिग्रीजिंग मेटल्स, मेटल्स को डिग्रीज करने में कर रहे होते हैं, डिग्रीजिंग मेटल्स में कर रहे होते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर में कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज कर रहे होते हैं। इसका इस्तेमाल और भी हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे खास कर करके सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में कर रहे होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाने में कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो पार्ट आया है Cl2, यूजेज ऑफ Cl2। यूजेज ऑफ Cl2, चलिए आप लोग अलग से हेडिंग बना कर करके नीचे में लिख लेंगे, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं यूजेज ऑफ Cl2। सबसे पहले तो जो है सो वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, थोड़ा सा हल्का सा वाटर को ट्रीट करने में, कीड़े मकोड़े मारने में पानी में किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। Cl2 का यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में, याद रखेंगे स्विमिंग पूल में खास कर करके इसको डाला जाता है ताकि जो भी जर्म्स रहे वो सब के सब खत्म हो जाए, मर जाए।
स्विमिंग पूल में खास करके इसका यूज कर रहे होते हैं। वैसे भी पीने के पानी में भी इसका यूज किया जा रहा होता है, पेस्टिसाइड के रूप में यूज कर रहे होते हैं। डिसइंफेक्टिंग, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में कर रहे थे। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने में, जो भी कीड़े मकोड़े खेत में लग जाते हैं वहां पर भी पेस्टिसाइड के मतलब होता है मार देना, पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं। डिसइंफेक्टिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग वाटर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्लोरीन डाला जाता है। जितने भी मिनरल्स वाटर तैयार किए जाते हैं खास करके उसमें क्लोरीन Cl2 को डालते हैं। इसके अलावा जो है सो CFC बनाने में, PVC बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बड़े बड़े जो है सो पाइप वगैरह इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में PVC का बहुत सारा भी काम हो रहा है, चापाकल का, बोरिंग का, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लम्बिंग का जितना सारा काम हो रहा है सब जगह जो है PVC पाइप का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्लोरीन का यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोगों ने देख लिया यूजेज ऑफ H2 के बारे में, इसके अलावा यूजेज ऑफ NaOH के बारे में, फिर जैसे नीचे देखा हम लोगों ने यूजेज ऑफ Cl2 के बारे में पढ़ लेंगे। नट सेल में इसको आपको दे दिया गया है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बना रहे होते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा होता है। ठीक है बच्चे लोग, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक। H2 को Cl2 के साथ में, H2 को Cl2 के साथ में जब रिएक्ट करेगा तब ये बनाते हैं HCl का फॉर्मेशन करता है। बैलेंस कर दें इसको 2HCl। HCl का जरा से हम लोग देख लें यूजेज ऑफ HCl के बारे में, जो पढ़ने के लिए खास करके आपको दिया गया है, सिलेबस में डाला हुआ है। इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कहाँ पर हो सकता है। तो एक तो जो है क्लीनिंग स्टील को साफ करने में, लोहा इंडस्ट्री में भी करते हैं क्लीनिंग स्टील को साफ करने में खास करके NaCl का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर से अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया जाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। HCl का यूज कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा फिर जो है सो आगे आप लोगों को जो पढ़ने के लिए दिया है वो है ब्लीच के बारे में। ब्लीच, इसका फॉर्मेशन किस तरह से कर रहे होते हैं, NaOH का रिएक्शन करवा रहे होते हैं Cl2 के साथ में। ब्लीच NaOH का Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तब यहाँ पर से जो मिल रहा होता है आपको ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में, खास करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कर रहे होते हैं। तो NaOH और Cl2 का मिक्सअप जब ले रहे होते हैं तो इसका यूज कर रहे होते हैं खास करके ब्लीचिंग फैक्ट्री में। ब्लीचिंग फैक्ट्री में इसका यूज किया जा रहा होता है। इसके अलावा डोमेस्टिक क्लीनिंग जहां पर होते हैं, डोमेस्टिक क्लीनिंग में घर के साफ सफाई में भी कर रहे होते हैं, घरेलू साफ सफाई में। डोमेस्टिक क्लीनिंग में यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन जो कर रहे होते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ, नीचे हेडिंग लगा दीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस तरह से कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन Cl2 के साथ में कर रहे होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 का जब रिएक्शन करवा रहे होते हैं किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, तब ये फॉर्मेशन कर रहा होता है CaOCl2, ठीक है, प्लस वाटर बनते रहे होते हैं, प्लस वाटर, चलो नीचे यहाँ पर लिख दे रहे हैं वाटर, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर का इस तरह से CaOCl2 याद रखेंगे। ब्लीचिंग फार्मूला भी पूछ देता है, ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे CaOCl2 होता है। सबसे पहला काम तो इसका जो हम लोग कर रहे होते हैं फॉर ब्लीचिंग, कॉटन्स के लिए, सफाई करने के लिए, लाइनन के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कर रहे होते हैं। तो लिख लें फॉर ब्लीचिंग यूजेज, फॉर ब्लीचिंग कॉटन्स एंड लाइनन्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोला जाता है कपड़े उद्योग को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसके अलावा और भी कर रहे होते हैं फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ, कपड़े साफ करने में जहाँ पर दाग वगैरह लग जाते हैं तो उसको भी ब्लीच करने में, साफ सफाई करने में खास कर किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग ऑफ वॉश्ड क्लॉथ, ब्लीचिंग ऑफ वॉश्ड क्लॉथ्स। तो यहाँ पर इसका हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये, गुड ऑक्सीडाइजिंग, ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए, जर्म को मारने के लिए, दैट मीन्स पेस्टिसाइड के लिए, जर्म किलर के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। इन पेस्टिसाइड्स जर्म किलर एंड वाटर ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो खास कर करके ब्लीचिंग पाउडर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। आगे जो आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है वो है बेकिंग सोडा के बारे में और वॉशिंग सोडा के बारे में। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा तो साफ करते हैं। सब बात समझ में आ गई होगी, ठीक। टेक द स्क्रीनशॉट। हेडिंग लगा लेंगे बेकिंग सोडा, दूसरे तरफ में वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा आपके सिलेबस में खास करके है ये, और यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम
दिस इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ओके, हम लोग इसका प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे होते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के साथ में, नमक के साथ में, टेबल सॉल्ट के साथ में, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ में जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तब फॉर्मेशन हो रहा होता है बेकिंग सोडा का। तो लिख लेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, विरचन की विधि, बनाने की विधि, विरचन की विधि। ठीक, NaCl के साथ में H2O प्लस Cl2 प्लस अमोनिया, ठीक है, H2O Cl2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये फॉर्मेशन कर जाता है NH4Cl। आगे आप रिएक्शन बढ़ा करके इधर लिखोगे, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर NH4Cl प्लस फॉर्मेशन कर जाता है NaHCO3 का, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही सोडियम बाइकार्बोनेट ही तो बेकिंग सोडा है। दिस इज बेकिंग सोडा, यही तो बेकिंग सोडा है। ओके, अब इसका हम लोग यूज कहाँ पर कर रहे होते हैं, बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो बेकिंग सोडा के साथ में जब एडिबल एसिड मिलाते हैं तो ये काफ़ी फ्लफी हो जाते हैं और यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यूजेज इसका कहाँ पर कर रहे होते हैं, देख लें हम लोग। यूजेस बेकिंग सोडा के साथ में, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बेकिंग सोडा के साथ में जब एडिबल खाने वाला एसिडिक फॉर्म में, एसिड तो वैसे हमारे पेट में भी एसिड है और खास करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडाइजेशन में मदद कर रहे होते हैं। तो बेकिंग सोडा के साथ में जब एडिबल एसिड मिलते हैं तब उसको काफ़ी फ्लफी बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है ये शरीर में रहना पसंद नहीं करता है, दैट मीन्स काफ़ी ये फ्लफी बना देते हैं, फ्लफी, काफ़ी मुलायम हो जाता है। बेकिंग सोडा को पूड़ी बनाने में, कचौड़ी बनाने में, इन सारी चीज़ों में हम लोग इसका यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तब वहाँ पर बेकिंग सोडा को मिला करके एंटासिड का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो एंटासिड बनाते हैं। एक काम तो ये हो गया पहला वाला, दूसरा ये हो गया एंटासिड। एंटासिड एंटासिड जो भी डाइजीन ग्रुप के जितने भी सारे गोलियां आते हैं ये एंटासिड का काम कर रहा होता है। दैट मीन्स एसिडिक एसिड को एसिड के साथ में जब ये मिल रहे होते हैं तो न्यूट्रलाइज करने का ये काम कर रहा होता है। ओके, सोडा एसिड का भी जो है यूज हम लोग कर रहे होते हैं फायर एंड एक्सटिंग्विशर में। सोडा एसिड 3 नंबर पॉइंट यहीं पर लिख देते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, आग को बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज कर रहे होते हैं। आ रहा है, ठीक है। एंटासिड ये जो होते हैं ये माइल्ड बेसिक सॉल्ट बन जाते हैं, ये इसको माइल्ड बेसिक सॉल्ट भी कहते हैं, माइल्ड बेसिक सॉल्ट भी कहा जाता है इसको। ओके, दूसरा पार्ट जो आप लोगों को पढ़ना है फिर से एक बार तो हम लोग देख लें इसमें।
सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है, ये दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सोडियम क्लोराइड के साथ में H2O कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 को मिलाते हैं, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कर रहा होता है। बेकिंग सोडा के साथ में एडिबल एसिड मिलाने के बाद में ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे होते हैं और किसी भी चीज़ को काफ़ी मुलायम कर देता है, फ्लफी कर देता है। मिठाई बनाने में, जलेबी बनाने में, पूरी बनाने में, कचौड़ी बनाने में, इन सारी चीज़ों में खास करके इसका यूज़ कर रहे होते हैं। एंटासिड के रूप में यूज़ कर रहे होते हैं। माइल्ड बेसिक सॉल्ट होते हैं ये। पेट वगैरह में एसिड बन जाता है तो जब बेकिंग सोडा का थोड़ा सा यूज किया जाता है, जैसे इनो वगैरह है, तो ये माइल्ड बेसिक सॉल्ट बना देते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये, और पेट में फिर आराम मिलता है। इसके अलावा सोडा एसिड जो होते हैं ये फायर एक्सटिंग्विशर में मदद कर रहे होते हैं। दूसरा पार्ट आप लोगों का है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बारे में इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। 10 को बोलते हैं डेका, और ये डेका हाइड्रेट होते हैं। पानी उसके साथ में मॉइस्चर नहीं करता है, ये उसके वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स उसके साथ में मिले हुए रहते हैं। दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट, ओके। सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब वाटर के मॉलिक्यूल्स 10 मॉलिक्यूल्स जब वाटर कर लेते हैं, तब ये फॉर्मेशन कर रहा होता है, वॉशिंग सोडा बना रहे होते हैं। Na2CO3 के साथ में 10 मॉलिक्यूल्स वाटर, ये फॉर्मेशन कर रहा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके। इसके साथ में ये जो जुड़े हुए रहते हैं, ये 10H2O जो रहता है, ये इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका यूजेज कहाँ कहाँ पर हो रहा होता है, तो खास करके बोरेक्स पाउडर बनाने में यूज कर रहे होते हैं। यूजेज पहला पॉइंट, बोरेक्स पाउडर बनाने में, बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स पाउडर बनाने में इसका यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो इसका और भी जो यूज किया जा रहा होता है, पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं, शीशे के कारखाने में, ग्लास इंडस्ट्री में, बोरेक्स बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में कर रहे होते हैं। इसके अलावा यूजेज ऑफ इसका कर रहे होते हैं रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इन द रिमूविंग ऑफ, चौथा पॉइंट, in the removing of permanent hardness of water, जल के खारापन वगैरह को दूर करने के लिए खास करके वॉशिंग सोडा का यूज किया जा रहा होता है। जब साबुन काम नहीं कर रहे होते हैं तो कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, और ये कपड़े की धुलाई अच्छे ढंग से ये कर देता है, क्योंकि उसके खारेपन को वॉशिंग सोडा आसानी से निकाल लेता है। ठीक, याद रहेगा, दोनों पार्ट को सामने दे दिया गया, बेकिंग सोडा को भी और वॉशिंग सोडा को भी। वॉशिंग सोडा
Na2CO3 इंटू 10H2O, याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। Na2CO3 के साथ में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स मिला रहे होते हैं तो Na2CO3 का फॉर्मेशन कर रहा होता है इंटू 10H2O। 10H2O इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर कर रहे होते हैं? बोरेक्स बनाने में, दूसरा वाला पॉइंट पेपर इंडस्ट्री में कर रहे होते हैं, तीसरा पॉइंट ग्लास इंडस्ट्री में, चौथा पॉइंट इन द रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी का खारापन को दूर करने के लिए खास कर करके इसका यूज किया जा रहा होता है। ओके, तो ये ऑल अबाउट आप लोगों का 10th क्लासेस के लिए, CBSE लेवल के लिए, ICSE लेवल के लिए और किसी भी बोर्ड लेवल के लिए, किसी भी स्टेट के बोर्ड लेवल के लिए ये पूरी बात आप लोगों के सामने जितना भी नट शेल में हो सकता था सारी बातों को रख दिया गया है। आप इसे अच्छे ढंग से नोट्स बना लेंगे और फिर इसका आप स्टडी करना शुरू करेंगे। एक एक पॉइंट को डील कर दिया गया है। चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।